ऑडियो बुक वांग्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 78। भारतीय वेशभूषा और वस्त्र धारण। मनुष्य के स्वास्थ्य का संबंध भोजन से तो है ही, वस्त्रों से भी कम नहीं है। मानव का शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, उनमें वायु तथा प्रकाश का बहुत महत्व है। यह दोनों चीजें जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं। यदि मनुष्य को कुछ दिन सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाए, तो वह शीघ्र विविध प्रकार के रोगों में आक्रांत हो जाएं, और वायु के अभाव में तो यह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। वायु को मनुष्य का प्राण बतलाया गया है। संसार के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर बसने वाले क्षेत्रों में सही है कि 6 महीने सूर्य के दर्शन नहीं होते, तब भी वहां पर प्रकृति की ओर से एक अद्भुत आलोक किसी कोने से चमका करता है। साथ ही मनुष्य अनेक उपलब्ध वस्तुएं जलाकर रोशनी और गर्मी पैदा करके सूर्य के अभाव को पूरा कर लेते हैं। तब भी उन ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राणी तथा वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाइयों पर जहां हवा विरल अथवा बिल्कुल नहीं होती, जाते समय मनुष्य को श्वास लेकर वायु की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से बने हवा के थैले ले जाने होते हैं। अस्तु, वायु और प्रकाश मानव जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। एक तो आज यों ही मनुष्य घरों में बंद होकर इन दोनों प्राकृतिक तत्वों से दूर हो गया है। दूसरे, उसे बाहर आने जाने पर थोड़ा बहुत संसर्ग प्राप्त हो सकता है। उसकी संभावना शरीर पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों ने क्षीण कर दी है। आज की सभ्यता तथा सामाजिक व्यवस्था में वस्त्र आवश्यक हैं, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि शरीर को वस्त्रों से इस बुरी तरह जकड़े रहा जाए कि वह वायु तथा प्रकाश के स्पर्श तक के लिए तरस जाएं। यों तो निसर्ग ने मनुष्य को नंगा वस्त्रहीन पैदा किया है, और उस दृष्टिकोण से वस्त्राभरण उसके लिए कृत्रिम तथा अस्वाभाविक आवश्यकता है। अब चूंकि हजारों वर्ष से मनुष्य वस्त्रों का पहनता चला आया है, उसका शरीर सर्वथा सब ऋतुओं तथा कालों में नंगा रह सकने के अक्षम हो गया है। साथ ही लोक लज्जा तथा सामाजिक व्यवस्था और मानवीय मान्यताओं के कारण वस्त्र अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। सभ्यता का अंग मान लिया गया, शिष्टता तथा शालीनता का चिन्ह बन गया है। आज के युग में यदि कोई नंगा रहने लगे तो लोग उसे असभ्य, जंगली, असामाजिक अथवा सनकी मानेंगे। यद्यपि साधुओं का वह संप्रदाय जो नग्न अथवा दिगंबर रहा करता है, कुछ कम हो गया है, और जो है भी वे बस्तियों से दूर रहते हैं। जब कभी बस्ती में आते हैं तो संपूर्ण नग्नता में कुछ कमी कर लेते हैं, तथापि वे समाज से अलग वर्ग के अपवाद स्वीकार किए जाते हैं। उनकी इस दिगंबरता के साथ धार्मिकता का संबंध जुड़ा हुआ है, अन्यथा लोग उन्हें भी निर्लज, लफंगा आदि न जाने क्या क्या कहकर लांछित
तथा अस्वीकार कर देते। तब भी जो अधिक शिक्षित, अधिक शिष्ट, साहसी तथा खुले दिमाग के हैं, उन दिगंबर साधुओं की नग्न दशा को मान्यता नहीं देते। तात्पर्य यह कि वस्त्र आज सभ्यता, शिष्टता तथा मानवता का चिन्ह बनकर अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। लज्जा निवारण तथा ऋतु के प्रभाव से बचने के लिए मतलब भर के वस्त्र पहनना तो समझ में आता है, किंतु शौक, फैशन अथवा दिखावे के लिए वस्त्र पर वस्त्र लादे रहना किसी प्रकार भी समझ में नहीं आता। शरीर को इस प्रकार अनावश्यक वस्त्रों से जकड़े रहने का परिणाम यह होता है कि लोग सूर्य से स्वास्थ्यदायक प्रकाश और वायु की जीवनी शक्ति से वंचित रह जाते हैं। प्रकाश, वायु स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, जीवन के लिए भी आवश्यक हैं। हमारा यह वस्त्रों संबंधी शौक उन्हें प्राप्त होने देने में बाधक होता है। आजकल अधिकांश लोग जिस प्रकार दिखावे के लिए कई कई वस्त्र कसे रहते हैं, वह निश्चय ही स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। किसी किसी बीमारी अथवा खास अवसर को छोड़कर सदा वस्त्रों से घिरे रहने को सभ्यता का लक्षण मानना भूल है। यह बात जरूरी है कि आज के समय में किसी को दिगंबर अथवा एक लंगोटी लगाकर घूमने की राय जरूर नहीं दी जा सकती। तथापि वस्त्रों की इस अनावश्यक बहुतायन का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। गर्म देशों अथवा गर्मी की ऋतु में सूती वस्त्र और ठंड में ऊनी वस्त्र पहनना बुरा नहीं, और न अधिक ठंड पड़ने पर शारीरिक स्थिति के अनुसार एक से अधिक वस्त्रों पर आपत्ति की जा रही है, किंतु शरीर रक्षा के दृष्टिकोण से न पहनकर शान शौकत के लिए वस्त्र पर वस्त्र पहनना अवश्य आपत्तिजनक है। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा व्यय पर कुप्रभाव पड़ता है और उसके माध्यम से पूरा समाज तथा राष्ट्र प्रभावित होता है। यह व्यक्ति ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वस्त्रों को एक अनिवार्य आवश्यकता मान लिया गया है और उसे इतना महत्व दे दिया गया है कि भोजन के समकक्ष हो गया है। किंतु कोई कोई लोग तो उसे भोजन से भी अधिक महत्व देते हैं और वस्त्रों की शान शौकत के लिए भोजन का स्तर गिरा देते हैं। उनका सिद्धांत होता है कि खाया पिया कौन देखता है, इज्जत कपड़ों से बनती है। भोजन के नाम पर सूखी भले खा लें, किंतु समाज में अच्छे कपड़े ही शोभा देते हैं। रौब खाने पीने का नहीं, कपड़ों का ही पड़ता है। कहना न होगा कि यह कितनी गलत मान्यता है। जो वस्त्र अस्वाभाविक हैं, अस्वास्थ्यकर हैं, उन्हें तो महत्व दिया जाए और भोजन को, जो कि शरीर से लेकर आध्यात्मिक उन्नति का मूल आधार है, वह गौण मान लिया जाए। इसे विपरीत बुद्धि के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। सजावट, सुंदरता अथवा आकर्षण के लिए किंबा मान सम्मान के लिए वस्त्रों का सहारा लेना अथवा उन्हें महत्व देना भी सर्वथा निरर्थक है। सुंदरता का आधार कपड़े नहीं, स्वास्थ्य है।
जो कि सर्वदा स्वाभाविक रहन सहन में ही प्राप्त होता है। जो शोभा स्वस्थ शरीर में होती हैं, वह कपड़ों से सजे अस्वस्थ शरीर में कहाँ। सीधी सच्ची बात तो यह है कि जिनका शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा सुडौल होता है, उन्हें न तो ज्यादा वस्त्र पहनने की आवश्यकता होती है और न वे पहनते ही हैं। वस्त्रों को देश काल के अनुसार ही पहनना ठीक है। हम भारतीयों के लिए भारतीय पहनावा उचित तथा लाभकारी है, किंतु खेद का विषय है कि हमारे बीच से अपना स्वाभाविक तथा अनुकूल पहनावा तो उठता जा रहा है और उसके स्थान पर कोट पतलून की विदेशी तथा अस्वाभाविक वेशभूषा बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी राज्य के समय कभी इस प्रकार के पहनावे की विवशता रही होगी, किंतु अब तो हम सब उस विवशता से मुक्त हो गए हैं। तब समझ में नहीं आता कि भारतीय इन पहनावों को क्यों महत्व दिए जा रहे हैं। आज शिक्षित तथा कर्मचारी वर्ग ही नहीं, साधारण मजदूर पेशा और अनपढ़ लोग भी पतलून से कम बात नहीं करते। इसे मानसिक गुलामी के सिवाय और क्या कहा जा सकता है, जबकि घोर दास्ता के समय देशी पोशाक का महत्व रखने वालों के प्रेरक उदाहरण मौजूद हैं। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर अंग्रेजी राज्य में शिक्षा विभाग के ऊंचे पद पर थे। उन्हें बड़े बड़े ऊंचे अफसरों से तो संबंध रहता ही था, सप्ताह में 2 दिन बार बंगाल के गवर्नर से भी मिलना पड़ता था, किंतु वे उनसे कभी भी कोट पतलून पहनकर मिलने नहीं जाते थे। उनका पहनावा तनीदार कुर्ता तथा धोती ही रहता था। गवर्नर से मिलने के लिए प्रॉपर ड्रेस का कानून बन जाने पर जब कोट पतलून पहनने की विवशता आ पड़ी, तो वे स्वदेश घनी एक दिन गवर्नर के पास गए और त्याग पत्र दे देने का प्रस्ताव किया। गवर्नर ने कारण पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे कर्तव्यवश आपसे मिलने आना ही होगा। अब जिसके लिए कोट पतलून पहनना आवश्यक है, मैं अपनी देशी पोशाक का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी है कि पद से त्याग पत्र दे दूं। बंगाल का अंग्रेजी गवर्नर विद्यासागर के इस स्वाभिमान से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनके लिए प्रॉपर ड्रेस का नियम अपवाद कर दिया। लोकमान्य तिलक और पंडित मदन मोहन मालवीय अदालतों, काउंसिलों तथा इंग्लैंड की पार्लियामेंटों तथा काउंसिलों में अपनी देशी पोशाक कुर्ता धोती और पगड़ी पहनकर ही जाया करते थे। उन्होंने किसी दबाव अथवा प्रभाव से अपनी देशी वेशभूषा नहीं छोड़ी। जगत बंधु बापू तो उसके आदर्श उदाहरण हैं। वे भारत सम्राट जॉर्ज पंचम से मिलने गए। नियमानुसार उन्हें बादशाह से मिलने के लिए पोशाक पहनने के लिए कहा गया। उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक उसके पालन से इनकार करते हुए स्पष्ट कह दिया कि सम्राट से अपनी इसी भारतीय भूषा, कोपिन
तथा उत्तरी पहने ही मिलेंगे। यदि उन्हें स्वीकार हो तो धन्यवाद, अथवा मैं अपने देश बिना मिले ही वापस चला जाऊंगा। सम्राट जॉर्ज पंचम बापू की इस देशभक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ और लंगोटी धारी महात्मा से शाही पोशाक में बादशाह की हैसियत से मिले और खड़े होकर हाथ मिलाया। ऐसे ऐसे ज्वलंत उदाहरण होने पर भी हम भारतीयों को यदि आज स्वाधीनता के युग में भी अपने राष्ट्र वेश विन्यास के प्रति आस्था नहीं है और भूतपूर्व गुलामी के अवशेष विदेशी वेश अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं, तो कहना होगा कि हम तन से तो स्वतंत्र हो गए, किंतु मन से अभी भी अंग्रेजों की गुलाम बने हैं, जो निश्चय ही एक धिक्कारपूर्ण मनः स्थिति है। यदि प्रकृति, स्वास्थ्य तथा आवश्यकता के अनुसार देखा जाए तो पहनावे के विषय में भारतीय मनुष्यों की मान्यता बहुत प्रशंसनीय तथा हितकर है। वे प्रकृति के इस नियम को जानते थे कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से वायु तथा सूर्य के प्रकाश का हमारी देह से जितना संपर्क रहेगा उतना ही लाभदायक होगा। इसलिए उनका उद्देश्य लज्जा निवारण के लिए वस्त्र धारण करना रहता था। प्राचीन काल में वे एक अधो वस्त्र टखनों तक और ऊपर एक उतना बड़ी ही उत्तरीय डाले रहते थे, बस। इससे अधिक वे कुछ न पहनते थे और न ओढ़ते थे। जनसाधारण भी अधिक से अधिक अंगरखा, धोती और पगड़ी पहनते थे, जो काफी ढीले ढाले और आरामदेह रहते थे। यह वस्त्र न केवल स्वास्थ्यदायक ही होते थे, वरन सस्ते, सुलभ और जल्दी जल्दी धोए जा सकने योग्य भी होते थे। जाड़ों में वे अपेक्षाकृत कुछ मोटे अथवा ऊनी वस्त्र पहन लेते थे। यही पहनावा भारतीय जलवायु तथा देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल है और यही सर्वसाधारण को पहनना भी चाहिए। अधिक से अधिक अंगरखा के स्थान पर कुर्ता, पगड़ी के स्थान पर टोपी बदली जा सकती है। धोती, कुर्ता और टोपी वास्तविक भारतीय पहनावा है, इन्हें ही पहना जाना उचित है। अन्य अवसरों तथा देश काल के अनुसार और तरह का भी पहनावा अनुचित नहीं, किंतु वह होना देशी ही चाहिए, विदेशी अथवा विजातीय नहीं। इसी में ध्येय है, गौरव है और स्वास्थ्य की सुरक्षा। पाठ 78 समाप्त।